नमस्कार दोस्तों। सूरज स्टडी बुक के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक आपातकालीन प्रावधान के संबंध में चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान की चर्चा किसमें की गई है? भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, आपातकाल का अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ अगर हम समझने का प्रयास करें, आपातकाल किसको बोलेंगे? कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई हो, ठीक है, जो हम सामान्य तरीके से जो प्रशासन चलता है उससे इतर कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उसके मूल रूप में शासन चलाना असंभव हो गया है, तब हम उस स्थिति को बोलते हैं आपातकाल। ठीक है, कुछ ऐसे डिस्टरबेंस हो जाते हैं किसी एरिया में जहाँ जो संविधान की जो प्रावधान है उसके अनुरूप जैसा शासन चलना चाहिए वैसा नहीं चल पाता, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? आपातकाल बोलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में आपको पता होगा क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत जो है वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है और उनका एक संघ है। ठीक है, और राज्यों की अलग शक्ति होती है और केंद्र की अलग शक्ति होती है। लेकिन जब आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, आपातकाल के दौरान क्या होता है, ये जो आधिकारिक रूप से जो है ना, ये ढांचा जो शासन का जो ढांचा है वो एकात्मक हो जाता है। मतलब केंद्र की ओर झुकाव रखता है, केंद्र की ओर झुक जाता है। ठीक है, जैसे ही आपातकाल की घोषणा होगी सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा कौन? केंद्र, और राज्यों की शक्ति लगभग शून्य हो जाएगी, मान सकते हैं आप। ठीक है, जिस एरिया में लगेगा वहां राज्यों की स्थिति बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी और केंद्र की शक्ति विशेष हो जाएगी। वहां हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान के किस भाग में लिखा आपातकाल प्रावधान का उल्लेख है। तो भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेके 360 के बीच आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार से बताया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 तरह के आपातकाल की चर्चा की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ऐसा कोई शब्द संविधान में मेंशन नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जैसा कोई शब्द संविधान में मेंशन नहीं है, हम इसको प्रचलित भाषा में भले ही राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, जो कि अनुच्छेद 352 में है। इसी तरह राज्य आपातकाल या जिसे राष्ट्रपति शासन प्रचलित भाषा में हम बोलते हैं, वो अनुच्छेद 356 में मेंशन है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अनुच्छेद 360 में मेंशन है। अब हम इन तीनों आपातकालों के विषय में थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। मैंने जैसे बताया कि संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में लिखा है, अनुच्छेद 352 का शीर्षक है आपात की उद्घोषणा। इसको हम प्रचलित भाषा में राष्ट्रीय आपातकाल बोल देते हैं। ठीक है, किस आधार पर लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल? युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले जो ये सशस्त्र विद्रोह है ना, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के जगह पर क्या किया गया था? सशस्त्र विद्रोह की जगह में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसको बदल के क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। कारण, क्योंकि जो 1975 में जो इमरजेंसी लगा था वो आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगा दिया गया था। अब आंतरिक अशांति किसे कैसे डिफाइन करेंगे, इसके कोई मानक नहीं है ना, तो इसलिए आंतरिक अशांति को हटाकर यहाँ पर क्या रखा गया? सशस्त्र विद्रोह रखा गया। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 352, इसको प्रचलित भाषा में राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का संविधान में मेंशन नहीं है। संविधान में क्या लिखा है? आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, कारण युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इस सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके स्थान पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। ठीक है, घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति घोषणा जरूर करता है, लेकिन मंत्रिमंडल, कैबिनेट की लिखित सलाह पर। याद रखेंगे, लिखित सलाह बोला है ना, यहाँ ध्यान देंगे, लिखित सलाह। पहले क्या था कि इसमें ऐसा मेंशन नहीं था। 352 सब क्लॉज 3, 352 के उपखंड 3 में ये जोड़ा गया कि लिखित मंत्रिमंडल का लिखित सलाह आवश्यक है, लिखित प्रतिवेदन देना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है।
क्या हुआ था कि 1975 में इंदिरा गांधी ने अपने विवेक के अनुसार सीधा राष्ट्रपति पर दबाव बना के ये घोषणा करवा लिया था। तो जब उसके बाद जो इनकी मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने 44वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ों को सही किया। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट, पहली बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में हुआ है। ये एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, पहली बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? 352 में हुआ है, 352 सब क्लॉज 3 में। ठीक है, 352 सब क्लॉज 3 में पहली बार इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेंगे तो राष्ट्रपति के पास ये हमेशा शक्ति रहेगी कि वो उस घोषणा को तुरंत वापस भी ले सकते हैं, कभी भी किसी भी क्षण वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 चीजें आप 352 में क्या याद रखेंगे? पहले इसके आधार, कौन कौन से कारण हैं? युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। कौन करता है घोषणा? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? तो कैबिनेट की लिखित सलाह पर करता है। इसकी अवधि क्या होती है? मतलब एक बार इमरजेंसी लागू हो गया तो कितने टाइम तक वो पावर में रहेगा, कितने टाइम तक वो लागू रह सकता है? तो प्रारंभिक अवधि क्या है? 1 माह। याद रखेंगे, मूल संविधान में ये जो अवधि थी वो 2 माह थी। ठीक है, मूल संविधान में ये जो 1 माह की अवधि है ना, ये 2 माह थी। 1 माह की जो अवधि है ये 2 माह थी। इसको 44वें संविधान संशोधन में 1 माह किया गया। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि जो जो सुधार वाला काम है वो सब 44वें संविधान संशोधन में हुआ है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। कौन कौन सा चीज़? सबसे पहले 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर क्या किया गया? आर्म्ड रिबेलियन किया गया। सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति के स्थान पर लाया गया। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट की जो लिखित मंजूरी है ये भी 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, प्रारंभिक अवधि जो 2 माह थी उसको 1 माह किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोनों सदनों से जब भी पास हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद ये 6 महीने तक लागू रहेगा। देखो पहली बार जब लागू करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। पहली बार जब लागू करेंगे तो 1 माह तक रहेगा। उसके बाद आपको फिर से संसद से क्या करना होगा? अनुमोदन करना होगा। अनुमोदन जैसे ही होगा वो 6 माह तक बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, लागू पहली बार होगा तो 1 महीने के लिए ही होगा। 1 महीने के बाद आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? दोनों सदनों से अनुमोदन करवाना पड़ेगा, मतलब विशेष बहुमत से पास करवाना पड़ेगा। विशेष बहुमत से पास करवाना पड़ेगा, और जैसे ही विशेष बहुमत से पास होगा ये 6 माह के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं, मतलब 6-6 माह करके इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6-6 माह करके इसको बढ़ाया जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, एक बार और हम इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है और राष्ट्रीय आपातकाल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसको आपको बहुत गहरे स्तर पर समझने की आवश्यकता है। पहली बात, कौन कौन से आधार हैं? तो युद्ध है, बाहरी आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है। राष्ट्रपति लागू करता है किसकी सलाह पर? कैबिनेट की लिखित सलाह पर। पहली बार जब लागू होगा तो 1 माह के लिए लागू होगा। 1 माह जैसे ही खत्म होगा, दोनों सदनों से अगर उसको आगे बढ़ाना है तो पास करवा दीजिए। कैसे? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत मतलब 2/3 होता है विशेष बहुमत। इसमें लिखना थोड़ा सा कठिन है, फिर मैं प्रयास कर रहा हूँ। 2/3, ठीक है, 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं, कुल बहुमत प्लस 2/3 ऑफ उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य संख्या, तो उसका जैसे ही पास होगा दोनों सदनों से, अगर लोकसभा उस टाइम में कार्य में नहीं है तो राज्यसभा से पास करवा दीजिए, और जैसे ही लोकसभा आएगा तो उसके 30 दिन की अवधि के अंदर उसको विशेष बहुमत से पास करना जरूरी है। क्लियर? इसके बाद इसमें प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे बताया, एकात्मक हो जाता है, मतलब केंद्र को शक्ति ज़्यादा मिल जाता है, राज्य सरकार केंद्र के अधीन आ जाता है। सेम, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। ठीक है, मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं, विशेष करके अनुच्छेद 19 को तो करते ही हैं। ठीक है, 368 अनुच्छेद 368 में लिखा है कि जैसे ही 352 लागू होगा, 368 के तहत 19 को तुरंत ही रद्द हो जाएगा। ठीक है, 20 और 21 को नहीं रद्द किया जा सकता, ये भी 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, पहले क्या था कि 359 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है कि और अधिसूचना जारी करके ये बताता है कि कौन कौन से और जो मूल अधिकार है वो रद्द होंगे। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में मेंशन किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी हालत में निलंबित नहीं की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी हालत में निलंबित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है।
1962 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में और 1975 आपको पता है नेशनल इमरजेंसी। ये जो दोनों थे इसके आधार युद्ध थे, 62 और 71, इसमें युद्ध के आधार पर लगाया गया था और इसमें आंतरिक अशांति के आधार पर। तो इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर हम क्या जोड़ दिए, क्या जोड़ दिया जी, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिए। ठीक है, तो ये नेशनल इमरजेंसी यहाँ बस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, विशेष रूप से संविधान में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसमें लिखा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इस आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लागू किया जाता है। कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा, जैसे कि चलती भाषा में हम राष्ट्रपति शासन बोल रहे हैं तो राष्ट्रपति लगाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, ये तो संवैधानिक तंत्र की विफलता, और केंद्र ने अगर कुछ निर्देश दिया है राज्य को कि भाई आपको ये चीज फॉलो करना है और वो नहीं कर रहा है, तो भी राष्ट्रपति शासन के लिए मतलब बोल सकते हैं कि एक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ठीक है, किस आधार पे लगाता है, तो राज्यपाल रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, नहीं तो अगर उसको खुद समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को खुद समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य के बस की बात नहीं है शासन चलाना, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको अपने अंडर ले लेता है। ठीक है, इसकी अवधि भी इसकी जो 6 माह की अवधि होती है, ठीक है, मतलब एक बार लागू होने के बाद ये 6 माह तक वैलिड रहेगा। एक बार मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा, इसे 6 माह शायद, हाँ ठीक तो यार 6 माह, ठीक। प्रारंभिक 6 माह के रहेगा, अधिकतम 3 वर्ष तक रहेगा। एक बात याद रखना, 1 वर्ष के बाद अगर बढ़ाना है राष्ट्रपति शासन, ये बहुत विशेष पॉइंट है, फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे फैक्ट के रूप में, कि अगर राष्ट्रपति शासन को 1 साल से अधिक बढ़ाना है, मतलब 2 बार आपने 6 माह बढ़ा लिया, अब 1 साल से अधिक बढ़ाना है तो या तो चुनाव आयोग लिखित में ये बोले कि भाई वहां पर चुनाव कराना मुश्किल है, कठिनाइयों से भरा है उस राज्य में, तब वो एक्सटेंड करेगा, नहीं तो संपूर्ण देश में या उस भाग में अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तब। ठीक है, 2-3 केसेस हैं, मतलब 2 केसेस हैं मेनली। 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो बोल सकते हैं कि आप यहाँ राष्ट्रपति शासन को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अगर चुनाव आयोग लिखित रिपोर्ट दे राष्ट्रपति को कि यहाँ चुनाव कराना मुश्किल है, तब ये स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्य की विधानसभा तुरंत भंग हो जाती है। ठीक है, राज्य की विधानसभा तुरंत भंग हो जाती है। राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो चाहे तो मंत्रिपरिषद, राज्य की जो मंत्रिपरिषद उसको भंग कर देती है, लेकिन जनरली नहीं करते। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। राष्ट्रपति राज्य की सभी शक्तियों को अपने अधीन ले लेती है। ठीक है, मतलब कोई भी, अब जैसे अगर वहाँ वित्त विधेयक भी पास होना होगा तो अब वो सीधा राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ जो इम्पोर्टेंस है वो केवल राष्ट्रपति साइन करेगा उस पर। अब संसद उस राज्य के लिए कानून बनाती है, बिल्कुल क्लियर है। संसद का ही पावर लग गया ना, अब राज्य में संसद का पावर लग जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक बार लगाया गया आपातकाल मतलब जो 352 है, इसका दुरुपयोग बहुत होता है, इसलिए समय समय पर आप देखे होंगे कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इससे संबंधित कुछ निर्णय देते रहती है। एक बार और याद रखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर JNK सबसे अधिक समय तक 12 साल तक यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, उसके बाद 10 साल पंजाब में लगा था। तो कई बार फैक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया राज्य आपातकाल, या जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं चलती भाषा में। तीसरा है वित्तीय आपातकाल 360, वित्तीय अस्थिरता या शाक संकट, मतलब कोई बड़ा सा बैंक कोलैप्स कर जाए या युद्ध की स्थिति आ जाए, हमारे जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हानि पहुंची हो, तो ऐसी स्थिति को हम वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। ठीक है, घोषणा राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, प्रारंभिक अवधि 2 माह की रहेगी, संसद से स्वीकृत करने के बाद अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि 6 महीना बढ़ाओ कि 6 महीना नहीं, 2 महीने के बाद एक बार और हुआ, दोनों संसद से स्वीकृति मिली और इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, केंद्र को राज्यों की वित्तीय शक्तियों पर नियंत्रण मिल जाता है, सभी के वेतन भत्तों में, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, राष्ट्रपति वित्तीय निर्देश जारी कर सकता है, न्यायाधीशों के वेतन भी कम किए जा सकते हैं। ठीक है, और याद रखना कि आज तक वित्तीय आपातकाल देश में कभी नहीं लगा है, आज तक वित्तीय आपातकाल देश में कभी नहीं लगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता वित्तीय आपातकाल, लेकिन चूंकि ये आपातकाल का ही एक विषय है तो इसको पढ़ना भी जरूरी है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको जानना जरूरी है। देखो, आपातकाल में मौलिक अधिकार कैसे प्रभावित होता है। जैसे मैंने बताया था कि अनुच्छेद 358 के तहत 19 तो तुरंत रद्द हो जाएगा, जैसे ही 352 अगर लागू हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब अनुच्छेद 352 लागू हुआ
तो अनुच्छेद 19 तुरंत निलंबित हो जाएगा। ठीक है। 352 के तहत राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। मतलब एक अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति कि कौन कौन से अधिकार हैं जो और निलंबित होंगे। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन में जैसे मैंने बताया था कि 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। 20 में क्या है, जो गिरफ्तारी है उसके विरुद्ध संरक्षण है, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, राइट टू लाइफ, ये सब 21 में आता है। तो भाई आप 20 और 21 जो बहुत इंसेंशियल है इनको आप नहीं हटा सकते, बाकी जो भी है उनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हटाया जा सकता है। प्रमुख संशोधनों की अगर बात करें तो 38वां संशोधन 1975 इंदिरा गांधी के काल में हुआ था, और इनका मतलब बिल्कुल आप माइंडसेट पकड़े कि इंदिरा गांधी का बिल्कुल माइंडसेट क्लियर था कि जो केंद्र है उसको ज़्यादा शक्ति मिल जाए। ठीक है, तो इन्होंने आपातकाल की घोषणा में बोल दिया था कि इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब आपातकाल को न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, जो हम करते हैं ना अनुच्छेद 13 के तहत भी किया जाता है, 32 और 226 हाईकोर्ट, इन आधारों पर जो पुनरावलोकन किया जाता है उन आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल का पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। ये बोल दिया था 38वें में, लेकिन बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में आपातकाल की शक्तियां और मजबूत की गई। जैसे मैंने बताया था कि इसमें कुछ कुछ ऐसे प्रोविजन किए गए थे, जैसे इसमें एक प्रोविजन ये था कि संसद के जो ड्यूरेशन है ना उसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 6 साल कर दिया गया था। जो लोकसभा के कार्यकाल है उसको 6 साल कर दिया गया था, फिर उसको 5 साल किए, कुछ कुछ और चीज़ें हुई थी। और जो 44वां संविधान संशोधन है ये मतलब जो 42वें संविधान संशोधन में जो गड़बड़ की गई थी उसको सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। तो इसमें बोला गया कि कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य होगी इसके लिए। ठीक है, 2 माह था उसको 1 माह कर दिया गया, 20 और 21 को निलंबन से बाहर रखा गया। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स और हैं जिसको आपको जानना जरूरी है इस विषय में, कि क्या जो राष्ट्रपति का जो घोषणा करता है, राष्ट्रपति जो आपातकाल की जो घोषणा करता है, स्टार्टिंग में आते हैं, घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो जो राष्ट्रपति घोषणा करता है क्या ये विवेकाधीन शक्ति है, कई बार पूछा जाता है पॉइंट में या किसी स्टेटमेंट बनाकर आपको पूछ देगा, तो याद रखेंगे ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये मंत्रिमंडल कैबिनेट के लिखित सलाह पर किया जाता है। ठीक है। दूसरा, क्या न्यायिक पुनरावलोकन वर्तमान स्थिति में किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल का? तो जी हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल हो चाहे कोई भी आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, हर किसी का पुनरावलोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि किस आधार पर लगाया गया है। ठीक है, मतलब जो आधार लगाया गया है क्या वो सही है, क्या वो वैलिड है। ठीक है, इस आधार पर इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे भारत में लागू करना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय नाम चल रहा है मतलब, तो ऐसा कुछ नहीं है। 352 को किसी हिस्सों में भी आरोपित किया जा सकता है, मतलब किसी राज्य में, ठीक है, या पूर्वोत्तर क्षेत्र में, अलग अलग हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है, और पूरे राष्ट्र में भी लागू किया जा सकता है, पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो 2-3 चीजें हैं, किसी हिस्से में भी लागू हो सकता है और पूरे देश में भी लागू हो सकता है। हो गया। अब इसके संशोधन संबंधी प्रावधान हमने देखे। आपातकाल संबंधी प्रावधान में हमने 44वें संविधान संशोधन के विषय में जो चर्चा की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों पर आप गौर करेंगे। 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, किसके स्थान पर, आंतरिक अशांति के स्थान पर। ठीक है, कैबिनेट की लिखित सलाह का विषय में जोड़ा गया, और एक 2 माह की अवधि थी उसको 1 माह की अवधि किया गया। आपातकाल की घोषणा के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है, कई बार ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो जैसे मैंने बताया पीछे भी कि टू थर्ड उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, इसी को विशेष बहुमत भी बोलते हैं। ठीक है, विशेष बहुमत क्या होता है कि किसी सदन का कुल बहुमत, जैसे अगर किसी सदन में मान लो 100 लोग हैं, किसी सदन में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों का आधा क्या होता है, 50, और इसका बहुमत मतलब 51, 50 + 1 51, इतने तो होने चाहिए, और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। अब 100 उपस्थित है मान लो, तो उसके उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मतलब सीधा सीधा आप मान लो 67। तो अब इसमें ज़्यादा कौन दिख रहा है, 51 तो होगा ही, अगर 67 होगा तो ठीक है। 67 लोग अगर बोलेंगे कि इसको अनुमोदन करेंगे आपातकाल का, तब ये चीज़ बढ़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे 67 करना जरूरी है। तो उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, इसको हम विशेष बहुमत बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद एक और आपातकाल की अवधि के बारे में तो बता दिया गया कि पहले 1 माह के लिए बढ़ेगा, फिर 1 माह के लिए उसको बढ़ाने के लिए
विशेष बहुमत से अनुमोदन करवाइए, 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। फिर ऐसे करते करते इसको, राष्ट्रीय आपातकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है ना, याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है, इसको निश्चित काल के लिए 6 6 माह कर करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति शासन में अधिकतम अवधि 3 माह, 3 वर्ष है, सॉरी 3 वर्ष है अधिकतम अवधि। 1 वर्ष के बाद क्या होगा, मैं बताया था, 1 वर्ष के बाद दो स्थिति उत्पन्न होगी, या तो 352 के तहत उस राज्य क्षेत्र में क्या लगा होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा, या चुनाव आयोग लिखित में ये निर्देश, ये अधिसूचना दे राष्ट्रपति को कि यहाँ चुनाव कराना मुश्किल है, तब इसको बढ़ाया जाएगा 1 वर्ष के बाद, ठीक है। वरना 1 वर्ष के बाद इसकी समाप्ति हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी का होता है, राष्ट्रपति शासन का, ठीक है। एक और आप इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, केंद्र राज्य संबंध में एक आयोग बना था, सरकारिया आयोग, 1983 में सरकारिया आयोग बना था। इसने कहा था कि जो राष्ट्रपति शासन है, ये अंतिम उपाय होना चाहिए केंद्र का राज्य को कंट्रोल करने का, ठीक है। इसका दुरुपयोग बहुत हुआ है, समय समय पर सभी ने इसके विषय में सुझाव दिया है। तो सरकारी आयोग ने कहा था, जो 1983 में आया था, कि भाई जो राष्ट्रपति शासन है ना, ये अंतिम उपाय होना चाहिए, इसको आप समय समय पर ऐसे ही घूमते फिरते मत लगा दीजिए किसी राज्य पर, क्योंकि राज्य की भी अपनी शक्तियां हैं, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हमने राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल के विषय में चर्चा किया। इससे बाहर कोई प्रश्न बनने का संभावना बहुत कम है। इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को आप बजा दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।